हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, यदि हम नियमों का पालन ना करें, चाहे वो घर में हो, सड़क में हो, स्कूल में हो या समाज में हो, यदि हम नियमों का पालन ना करें तो क्या होगा पता है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकेगा। जैसे यदि हम घर में नियमों का पालन ना करेंगे, सब अपने अपने काम सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरी घर की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। और यदि हम सड़क में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, जब एक जगह बहुत सारी सड़कें मिल रही हैं तो वैसे जगह में क्या होते हैं, स्ट्रीट लाइट होते हैं। वो लाइट क्या बताते हैं कि कब हमको रुकना है और कब हमको जाना है। तो इस तरह हर जगह नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जीवन सही तरीके से आसानी से चल सके। तो इसी तरह समाज को चलाने के लिए भी कुछ नियमों को मानना आवश्यक है। यदि नियम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हर कोई अपनी मर्जी करेगा और हम क्या करते हैं, जो अपराधी होते हैं नियमों के डर से ही अपराध कम करते हैं। और यदि कोई नियम नहीं रहेगा, कोई सजा का भी व्यवस्था नहीं रहेगा तो क्या होगा, समाज में बहुत ज्यादा अपराध भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता होती है। और हमारे देश में भी इसी तरह से नियमों का संग्रह किया गया है, जो है संविधान, जिसमें सभी नियमों को संग्रह किया गया है और उसी नियमों के अनुसार ही पूरी न्याय व्यवस्था और हमारा देश चलता है। तो हम पिछली कक्षा में, कक्षा 7 में आपने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था और कक्षा 8 में आप इसके इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपकी कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 में दी गई है। तो इसमें अध्याय 1 में है संविधान, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए अध्याय 1 संविधान। अच्छा, ये जो चित्र दिख रहा है पहले पृष्ठ में, ये किनकी तस्वीर है, किनकी चित्र है, तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के रचयिता भी कहा जाता है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप संविधान का प्रस्तावना क्या है, संविधान का सारांश है। उसमें संविधान को छोटे रूप में बताया गया है कि संविधान के अंदर किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम आज संविधान के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। आपने यह जाना कि हमारा संविधान हमारा संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और राजनीतिक चिंतन का परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए गए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के द्वारा, तब क्या किए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा भारत में बहुत सारे कानून बनाए गए थे, लेकिन ये कानून ऐसे थे जिसके कारण नागरिकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता और ये नागरिक विरोधी कानून थे। अतः स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। लोकतांत्रिक शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है, जिसमें लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार बने और उन्हीं के द्वारा शासन का कार्य चले। अतः क्या हुआ, हमारे देश में जब स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ तब क्या हुआ कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन पर सहमति जाहिर की गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो और जनता के द्वारा जनता का शासन, ये आप पहले ही जान चुके हैं।
तो इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये आयाम क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस आयाम में भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है वे सारे भारतीय संविधान के आयाम। पहला क्या है, संघवाद, फेडरलिज्म। क्या है, फेडरलिज्म। तो ये क्या है, संघवाद। तो भारत क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था। अच्छा, संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है एक से अधिक स्तर की सरकारें। तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं। पहला क्या है, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। तो जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो केंद्र सरकार में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री परिषद। राज्य में राज्य स्तर की जो सरकारें होती है उसमें कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। और स्थानीय स्तर में जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर, ये सब होते हैं स्थानीय स्तर की सरकार। तो ये सब के विषय में आप पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़े थे। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त है, अधिकार है। ऐसे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों है। लेकिन कानून बनाने 3 स्तर की सरकारें हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है, इसके लिए संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। तो पहली सूची क्या है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और उनके विषय होते हैं सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और वे कानून बनाती है संघ सूची के अंतर्गत। कौन? केंद्र सरकार। और उनके विषय होते हैं सुरक्षा, वित्त और संचार। राज्य सरकार कानून बनाती है राज्य सूची के अंतर्गत और जिसके विषय होते हैं भूमि, कृषि, पुलिस आदि। तो जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, क्या होता है? जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, किस पर? राज्य सूची पर। और संघ सूची पर केंद्र सरकार। तो अब क्या है, कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारें मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में। जब इन सूची के विषयों पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यदि कोई विषय ऐसा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो गया कि इस विषय पर कानून बनेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दूसरे विषय पर कहती है, तो उस समय क्या होता है, जो केंद्र सरकार का विषय होता है उसी को ही माना जाता है और उसी के अनुसार कानून बनता है। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह कानून उस राज्य में मान्य होता है। ठीक है, तो कानून जो भी बनता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत आवश्यक होता है। भारत के सभी लोगों को इस कानून कानूनों नीतियों का पालन करना होता है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है सुरक्षा, वित्त, संचार पर। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है भूमि, कृषि और पुलिस पर। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विषय पर। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब है नेक्स्ट, प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों, व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है, जिसे सभी को मानना पड़ता है। संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसके बाद है नेक्स्ट आयाम क्या है? संसदीय शासन पद्धति। हमारे देश में संसदीय
शासन पद्धति को अपनाया गया है। कैसी शासन पद्धति? संसदीय। तो संसदीय शासन प्रणाली में शासन की यह वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और उनके बीच सामंजस्य होता है। तो क्या है? संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। केंद्र पालिका की सरकार की शक्ति किस पर होती है? मंत्रिमंडल और कैबिनेट के में। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती। किससे प्राप्त होती कार्यपालिका को? विधायिका से या व्यवस्थापिका उसी को कहते हैं। तथा वह विधायिका से प्राप्त के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये सारी चीज नोट करते जाइए आप। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में ही होता है। अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है लेकिन इसका जो मेन पावर होता है वो मंत्री परिषद के पास होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो बहुमत प्राप्त दल होता है लोकसभा के चुनाव में उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लोकसभा में जो वोट मतदान होता है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, क्योंकि उसी के द्वारा ही जनता के प्रतिनिधि को जनता चुनते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है। ये ईवीएम मशीन है, इसमें वोट दिया जाता है, मतदान दिया जाता है, और यहाँ पे लाइन में लोग कतार में खड़े हैं जो मतदान कर रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति मतदान के द्वारा सरकार का चुनाव करती है। अब तीसरा आयाम क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। ठीक है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, एंड इम्पार्शियल मतलब कोई पक्ष नहीं, किसी पक्ष में नहीं। जुडिशियरी जो न्यायपालिका होगा, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, और इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। ठीक है, तो भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। जो संविधान में उल्लेख है उसमें जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि यह उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार क्या है कि जो निष्पक्ष का मतलब क्या है कि न्यायपालिका किसी व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। ठीक है, मतलब वो निष्पक्ष रहेगी। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है जो आगे दिए हुए हैं, उसे आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र में क्या दिख रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं ना। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो देखिए पहला प्रावधान क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संसद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि वो पदमुक्त हो जाते हैं तो किसी न्यायालय में न्यायाधीश
न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं और किसी पद में भी नहीं जा सकते। हालांकि इस प्रावधान का प्राय उल्लंघन होता रहा है, इसका उल्लंघन होता है, लेकिन ये नियमों में शामिल नहीं है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष आदि बनाया गया है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है। न्यायाधीशों व अन्य न्याय कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता है। वेतन कहाँ से मिलता है उनको? संचित जो निधि होता है उसी से प्राप्त होता है। अब क्या है आगे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। जो भी भारत का नागरिक हो वे इस अधिकारों को पा सकते हैं, चाहे वे कोई भी हो। तो कुछ मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जो उनके विकास के लिए जो भी अधिकार दिए, जो भी व्यवस्था की गई है उसे क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है। जो संविधान है उसमें भी व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जो लिखित रूप से हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? व्यक्ति और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। संविधान के भाग 3 में, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ है वर्णित है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 के बीच और यहाँ 32 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कहाँ है? अनुच्छेद 12 से 30 के बीच है और 32 से 35 के बीच, मतलब बीच में एक छुटा हुआ। देखिए 12 से 30 फिर 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसमें है? संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, इसी के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। यह देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं, और ये अधिकार इसलिए प्रदान किए गए हैं ताकि कोई सरकार अपनी मनमर्जी या फिर अपना तानाशाह नहीं कर सके। तो प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे उसमें कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब उसके किसी अधिकार को उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इससे बचने के लिए वो न्यायालय की शरण ले सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार क्या था? 1778 में 44वें संशोधन में इसे हटाया गया। कब हटाया गया 7वें मौलिक अधिकार को? 1978 ईस्वी में हटाया गया। कब? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार, पहले इसको समझते जाते हैं। जो 6 मौलिक अधिकार उसमें पहला है समानता का अधिकार। तो कानून की नजर में क्या है? सभी व्यक्ति क्या है? समान है। इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थल क्या है? जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार हो, उसे सार्वजनिक स्थल कहते हैं। पर जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थल से पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। राज्य देश के हर नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करती है।
तो क्या है, संविधान की नजर में सभी व्यक्ति समान है और सबको समान अधिकार है, यही है समानता का अधिकार। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा नंबर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या है, देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने, कोई भी व्यवसाय करने, कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इस अधिकार में सम्मिलित हैं। तो क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह में रहने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र है, शांतिपूर्ण सभा करने के लिए या फिर किसी संगठन को करने के लिए या फिर देश में किसी भी जगह में आने जाने के लिए वह स्वतंत्र है। इसी अधिकार में प्रेस, मीडिया और झंडोत्तोलन मतलब अपना झंडा उठाने का भी अधिकार है। प्रेस को भी स्वतंत्रता है, मीडिया को भी स्वतंत्रता है अपनी बातें रखने का। नेक्स्ट पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या उसके ऊपर अत्याचार करना ही शोषण है। तो शोषण के विरुद्ध भी संविधान में अधिकार दिए गए। तो यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम का निषेध करता है। क्या है, मानव तस्करी मतलब मानव की खरीद बिक्री, या फिर बेगार का क्या अर्थ है, किसी को काम कराना लेकिन उसके बदले में मजदूरी ना देना, या फिर जबरन जबरदस्ती काम कराना, या फिर श्रम का निषेध करना, काम करने से रोकना। तो ये सब क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार में आते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना या मजदूरी करना क्या है, अपराध है। यदि 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों को किसी काम में लगाया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बाल मजदूरी। और ये बाल मजदूरी क्या है, बहुत ही बड़ा अपराध है। तो ये समझ गए आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी धर्म पालन किया जा सकता, माना जा सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रसार करने का भी अधिकार है। ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो कोई भी धर्म, भारत का कोई भी नागरिक कोई भी धर्म पालन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को बनाए रखने की आवश्यकताओं पर बल दिया है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। हर राज्य में या फिर कोस में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग रहन सहन वाले लोग हैं। तो भारत में इस सांस्कृतिक विविधताओं को भी कायम रखने पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। तो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो या फिर कोई अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी संख्या बहुत कम है, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए वो कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। तो ये हो गया 5 मौलिक अधिकार। अब क्या है, छठा जो मौलिक अधिकार है वो है जो बाकी 5 मौलिक अधिकार हैं उनका यदि उल्लंघन किया जा रहा हो तो उसको सुरक्षित करने के लिए जो अधिकार प्रदान है उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह समझ गए सारे मौलिक अधिकार। पहला क्या था, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि उन ऊपर के 5 अधिकार मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर अदालत की शरण ले सकता है। आगे कुछ दिया गया है परिस्थितियां। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है,
आपको बताना है या सोचना है, ठीक है। यदि 12 साल का एक बच्चा ताला बनाने के कारखाने में मजदूरी करता है तो क्या हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यदि किसी जन समूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो क्या हो रहा है? उसे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना। यदि किसी संस्था में कार्यरत किसी व्यक्ति को इसलिए प्रोन्नति नहीं दी जा रही क्योंकि यह महिला है, समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो क्या हो जा रहा है? समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से हमारे सारे मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और उसे रक्षा भी करना है। तो आप इस तरह समझ गए कि आपका क्या मौलिक अधिकार है। यदि इसका कभी हनन हो तो आप इसके लिए अदालत की शरण ले सकते हैं। तो आज के लिए बस हम मौलिक अधिकार तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे है मौलिक कर्तव्य, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इसे बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और मेरे सारे वीडियो को पाने के लिए, जो आपका पिछला क्लास चैप्टर छूट गया हो तो उसे भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। और यदि पहले का भी पिछला कोई चैप्टर छूट गया तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।